जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहले रेलवे, एक मिनट पहले देखेंगे अच्छे से रेलवे, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, यानी कि ये जो आपका बुक है ये सभी एग्ज़ाम को आपको कवर करेगा। तो आपका बुक कौन सा है तो आपको मालूम होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे विवेक सर का बुक है, एग्जामपुर का बुक है। ठीक, ये आपका स्पेशली रेलवे के लिए है, जो कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, तो इसका पेपर भी कुछ समय के बाद होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये नोट्स पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे नोट्स पढ़ा जाएगा, आप भी पढ़ेंगे हम भी पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले समान ज्ञान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बारी बारी चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, इस बुक में। तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। बाकी आपकी बची हुई और सारी कई बुकें हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये पूरे 7 के 7 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि आपका टोटल 248 पेज का है। ठीक, 248 पेज का, यानी कि लगभग हम एक दिन में 3 या 4 पढ़ेंगे। कभी कभी अगर समय मिला तो मैराथन भी इसका करा देंगे। ठीक, आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक, जैसा आप लोग रिस्पॉन्स देंगे उसी हिसाब से ये आपका यानी कि पेज बढ़ता जाएगा। ठीक, आप अब वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे, तो क्या होगा, हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का क्या क्या आता है कमेंट। तो आज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एग्जामपुर कलम से क्रांति, आपको पता है इस बुक के बारे में है। देखिए, जो लोग नहीं, इस बुक को जो लोग परचेस नहीं कर सकते हैं वो ज़रूर देखें। ठीक, जो कर सकते हैं वो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जो इस बुक को परचेस नहीं कर सकते हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि तैयारी कैसे करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नोट से पूरी अपनी तैयारी करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर आपका क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे भारत का इतिहास। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, खंड 1 पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल। आप देखेंगे यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, ठीक, इसके बारे में। तो देखेंगे लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक, जिसकी जानकारी किससे मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल क्या होता है देख लेते हैं। यूनानी भाषा में पहले क्या लिखा हुआ है, पालैसियो लेयोस का अर्थ प्राचीन एवं लिथेस का अर्थ पाषाण के रूप में प्रयुक्त होता था। इन्हीं शब्दों के आधार पर पैलियोलिथिक एज पाषाण काल शब्द की उत्पत्ति हुई। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह काल आकेठक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है इसमें, सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मसवस वर्तमान चेन्नई में पाए गए हैं। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर, सोहन घाटी एवं बेलन घाटी, प्रयागराज, इलाहाबाद में मिले हैं। आगे देखेंगे, इस समय के मनुष्य अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा काल है जिसमें मनुष्य जो है अग्नि के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त थी, तो आप क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल, ऐसे पूछेगा आपसे। वे शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, किंतु पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूरा पाषाण काल को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन दे देगा 3-4, उसमें एक पशुपालन भी दे देगा। ठीक, ऐसे पूछेगा। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रेटो थे। ठीक, निग्रेटो। आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में यहाँ पे दिया। यहाँ स्थान है, यहाँ पे क्षेत्र है, जैसे कि चौतरा यानी कि हस्त कुठार स्थल के, ये सोहन घाटी में मतलब प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। ठीक, नरसंगपुर, गंडासे, हस्त कुंडार, खंडक, नर्मदा घाटी में ये प्राप्त हुआ। नेवासा से हैंड एक्स एवं बेधनी, महाराष्ट्र से गिद्धलूर, करीमपुरी, आंध्र प्रदेश से वादम दुराई, अतिपक्कम, मानाजन करान, ये कहाँ से मिला, तमिलनाडु से। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे तमिलनाडु से भी प्राप्त हुआ, कृष्णा घाटी से और असम की घाटी से भी ये सब प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखेंगे,
पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरण के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है। तो यहाँ पर दिया मध्य पाषाण काल। इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए। कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा एवं विंध्य क्षेत्र से भी प्राप्त हुए। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। आगे, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपालन मतलब किस काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर, राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए। आगे पॉइंट देखेंगे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस समय की मिली समाधियों से यह भी स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। आगे, बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक, कि बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। और देखेंगे यहाँ पे जैसे कि क्या दिया हुआ है, मध्य पाषाण काल के स्थल एवं क्षेत्र हैं, जैसे कि बागौर स्थल राजस्थान में है, लंगनाज बलसाड़ा हीरपुर गुजरात में है, सराय नहर राय चौपानी मांडो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मैदहा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। और देखिए संगन कल्लू सोरापुर दोआब ये कहाँ? कर्नाटक में है। रेणीगुंटा नागार्जुन कोंडा गिद्धलूर आंध्र प्रदेश में है। आगे देखेंगे यहाँ पे नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी की घाटी से प्राप्त किया। इसके बाद 1872 ईस्वी में निवलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। आगे, इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि। खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। देखिए ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो क्या बोलेंगे? नवपाषाण काल में हुआ था। अब तक धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा को माना जाता था, परंतु नवीनतम खोज के साक्ष्य के अनुसार लहुरा देवा से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक, पहले क्या था आपका, अभी तक जो पूछा था, तो अब तक की धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बोलते थे कोल्डी हवा, लेकिन अब क्या बोलेंगे? लहुरा देवा से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज में क्या है आपका, यहाँ पे देखते हैं प्राचीन इतिहास वो पढ़ रहे हैं। नवपाषाण कालीन स्थल जैसे भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। बुर्ज होम क्या लिखा हुआ है? गुफकराल मारतंड ये कश्मीर घाटी में है। कोल्डी हवा महदहा चौपानी मांडो बेलन घाटी में है। चिरांद चेचर सेनुआर ताराडीह कुचाई पूर्वी भारत में है। आगे, प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सा है, तो ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कोंडा, मास्की, पिक्कली हल्लूर टी, नरसीपुर, उत्तनूर। राजस्थान में क्या है? बागौर, गणेश्वर, बालाथल। ठीक, ये राजस्थान में है। अब यहाँ पे देखेंगे ताम्रपाषाण काल। कुछ पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया था वह तांबा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है आपसे कि मनुष्यों के द्वारा खोजा गया सर्वप्रथम धातु क्या था या धातु से बना औजार क्या था, तो तांबा था। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। और देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या है आपका।
यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए व्यापक उत्खनन क्षेत्रों में अहमदनगर के जोरवे, नेवासा एवं दैमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनाम गांव आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये सभी क्षेत्र जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और कौन सा आपका, इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और ऊँट पालते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरे वाले मकान का अवशेष मिला है। जीवन जीवन सामान्यतः ग्रामीण था जो कि पशुपालन पर निर्भर था। चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृद भांड पाए गए हैं। पूछता है आपसे कि मृद भांड कैसे पाए गए हैं, तो क्या बोलेंगे, चाक निर्मित लाल और काले रंग के होते थे। कुछ बर्तन जैसे साधारण तस्तरियाँ एवं साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूत एवं रेशम के धागे तथा कायथा में मिले मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई, बुनाई व सोनारी व्यवसाय से परिचित थे। ठीक, और देखेंगे यहाँ पे आगे तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो प्राको हड़प्पाई हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, कुछ और हड़प्पोत्तर काल की हैं। आगे प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की कालीबंगा एवं हरियाणा के बनवाली स्पष्टता ताम्रपाषाणिक काल के हैं। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक बची रह सकी। आगे इस काल में स्वर्ण आभूषण दुर्लभ थे जो केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं। ठीक, अब देखिए ये जो पूरा हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ आपके यहाँ पे दिए हुए हैं जो या तो आपके पूछा गया है या आपके पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक, जैसे कि चौतरा संस्कृति का संबंध निम्न में से किससे है, तो क्या बोलेंगे, पूर्व पाषाण काल से है। नरसिंहपुर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, नर्मदा घाटी में स्थित है, अभी पढ़ा आपने। निम्न में से किस स्थान से पर्याप्त मात्रा में हस्त कुठार एवं शल्क प्राप्त हुए, तो चौतरा से प्राप्त हुए। और देखते हैं यहाँ पे जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रकारी के पत्थरों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं। निम्न में से किस स्थल से भित्ति चित्रकारी के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं, तो वो है आपका भीमबेटका है। देखिए बताया ना, भीमबेटका पत्थरों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व पुरापाषाण काल के लोग उपकरण बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग करते थे, तो किसका उपयोग करते थे, क्वार्टजाइट का उपयोग करते थे। और देखेंगे यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल में लोग किस उपकरण का प्रयोग करते थे, तो वो था बेधक था, खुरचनी, फलक, ये सभी का उपयोग करते थे। निम्न में से किस स्थल से उत्तर पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल की ओर संक्रमण का साक्ष्य मिलता है, बताएंगे, तो ये हो जाएगा बेलन घाटी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में कला व्यापक रूप में देखने को मिलती है, तो इसका क्या राइट हो जाएगा 9 का, तो ये हो जाएगा सी। उत्तर पुरापाषाण काल में किस काल में अस्थि उपकरण पर्याप्त मात्रा में बनाए जाने लगे, तो उत्तर पुरापाषाण काल में बनाए जाने लगे। प्रक्षेपास्त्र तकनीक तीर कमान का विकास किस काल की विशेषता है, तो मध्य पाषाण काल की विशेषता है। किस काल में लोग सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग करते थे, तो मध्य पाषाण काल में प्रयोग करते थे। लंघनज स्थित है, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और देखेंगे यहाँ पे मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि करना सीखा, तो किस सीखा था, नवपाषाण काल में सीखा था। कृषि के आरंभिक साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले। ठीक, तो ये था आज, तो ये थे आपने यहाँ पे इतना पढ़ा, उसका MCQ भी पढ़ लिया। अब आगे पेज में बढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, कम से कम डेली हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, 5 पेज तो कम से कम पढ़ना ही है। अब देखेंगे हड़प्पा पंजाब, देखिए यहाँ पे हड़प्पा पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस समय कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, मांटगोमरी जिले में है, रावी नदी के बाएं तट पर है। यहाँ से आपसे पूरा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, हड़प्पा कहाँ पर है वर्तमान में, तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। और कभी कभी पूछता है कि किस नदी के किनारे बसा है, तो रावी नदी के। ये भी पूछ लेता है कि किस नदी के, मतलब रावी नदी के किस तट पर है, तो बाएं तट पर स्थित है। ठीक, ऐसे ऐसे पूछ लेता है पूरा।
इसकी खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में माधव स्वरूप वत्स सहायक ने किया था। कब किया था? दयाराम साहनी ने के नेतृत्व में किया गया था, 1921 में हुआ था। ठीक, पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो 1921 में दयाराम साहनी ने की। ठीक, इतना ही आपको बताना है। आगे, हड़प्पा में छह छह के 2 कतारों में धान कोठार मिले। अनाजों को दबाने के लिए एक चबूतर बना था। इसमें जौ एवं गेहूं के दाने मिले हैं। 2 कतारों में 15 मकाने मिले हैं। दक्षिण क्षेत्र में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से एक धोती पहने मूर्ति प्राप्त हुई। या बालू पत्थर की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना मिला है। शंख का बना हुआ एक बैल भी मिला है। ये पूछता है कि मतलब कि मछुआरे का चित्र मतलब किस में प्राप्त हुआ, तो क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ था। शंख का बना पूज ये भी पूछता है। यहाँ से बना कांसे का सिक्का प्राप्त हुआ। यहाँ से बना कांसे का सिक्का प्राप्त हुआ। कांस्य दर्पण से भी यहाँ से प्राप्त हुआ। नटराज की स्लेटी चूना पत्थर की मूर्ति मिली। एक कब्र से ताबूत मिला है। मातृ देवी यानी कि मिट्टी की नारी की मूर्ति की प्रतिमा प्राप्त हुई। कब्रिस्तान यच विजातीय संस्कृति के लोगों से संबंधित था। ठीक, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं आपको। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए और अच्छे से पेपर दीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ लेता है कभी कभी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो सीधा सीधा बोलना है मृतकों का टीला होता है। ठीक, क्या होता है? मृतकों का टीला। ये भी पूछता है। देखिए, यह कहाँ पर है, तो यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है। अवस्थित मतलब स्थित है। ठीक, कहाँ पर है? सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और वो क्या था? रावी नदी के बाएं किनारे पर क्या था? बाएं तट पर, तो वो था आपका हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई थी। और कब? 1922 में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो आपको आंसर देना है कि 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ से एक सभागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय एवं विशाल महास्नानागार के प्रमाण मिले हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि विशाल अन्नागार या स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ सूती एवं ऊनी कपड़े का साक्ष्य मिला। मोहनजोदड़ो में 16 मकानों का बैरक मिला है। कांसे की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कांसे की एक नग्न नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। यहीं से एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त हुई। पशुपति शिव का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ। यहाँ से भी पूछता है आपका कि पशुपति शिव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर कुम्हार के 6 भट्टों के अवशेष मिले हैं। हाथी का कपाल खंड मिला है। 6 यहाँ से गले हुए तांबे का ढेर मिला है। यहाँ से बाट मिला है। यहाँ जो सेलखड़ी का बना होता है बाट यानी कि तराजू, तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? बाट तराजू कहाँ से मिला, तो हमें मोहनजोदड़ो से मिला। किससे बना होता था? सेलखड़ी से बना होता था। सिक्के किससे बने होते थे? वो भी सेलखड़ी से बने होते थे। आगे यहाँ पे देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। कुहबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर और सीप निर्मित पैमाना मिला है। 3 बंदरों वाला मनका मिला और एक मुद्रा पर नाव का चित्र बना हुआ है। यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको बोलना है सीधा हड़प्पा बोलना है, मोहनजोदड़ो से नहीं प्राप्त हुआ। अब देखते हैं चन्हुदड़ो से क्या क्या मिला हमें। तो NG मजूमदार के प्रयास से 1931 में इसकी खोज हुई। आपसे सीधा पूछेगा एक क्वेश्चन कि चन्हुदड़ो की खोज किसने की, तो NG मजूमदार ने किया था। कब किया था? 1931 में हुआ। ठीक, 1935 में अर्नेस्ट ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। आगे, यह स्थल सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है आपका। यहाँ से मनके बनाने का कारखाने प्राप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ, तो चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक, ऐसे पूछेगा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर हड़प्पा झूकर एवं झांगर संस्कृति के स्थल पर विकसित हुई। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक का प्रमाण मिला। ये भी पूछता है कि लिपस्टिक का यानी कि सौंदर्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुआ, तो चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ। चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। वह एकमात्र नगर है जहाँ से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। तो कहाँ से नहीं मिला? चन्हुदड़ो से नहीं मिला था। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। अब हम क्या पढ़ेंगे? लोथल लघु, जिसे लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक,
लोथल को क्या बोलते हैं? लघु मोहनजोदड़ो बोला जाता है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है, जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। पूछेगा लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेगा यहाँ से। इसकी खोज बहुत ही कम पूछता है कि इसकी खोज कब हुआ था? तो इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की। इस स्थल का आकार आयताकार है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा यानी कि डाक यार्ड का साक्ष्य मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि डाक यार्ड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं तो लोथल से प्राप्त हुआ। इसकी लंबाई 214 मीटर तथा गहराई 3.3 मीटर है। लोथल में दुर्ग एवं निचले शहर के बीच विभाजन नहीं है। अग्निवेदिका का साक्ष्य लोथल से मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। कुछ कुछ पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ चावल के साक्ष्य मिलता है। फारस की एक मोहर प्राप्त हुई। घोड़े की लघु मृद मूर्ति प्राप्त हुई तथा हाथी दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे यहाँ पे 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई। देखिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई। अनाज पीसने की चक्की का साक्ष्य भी मिलता है। यहाँ से धान और बाजरे के साक्ष्य भी मिले। यानी कि सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके हैं वो छाट के इसमें दिए गए हैं। अब देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा अर्थ पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। अब देखते हैं आगे। इस क्षेत्र के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1953, बी के थापर और ब्रजवासी लाल 1960 में है। ठीक, इन्होंने किया था। आगे देखेंगे घग्गर नदी के तट पर पूछेगा कालीबंगा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दुर्ग क्षेत्र का आकार वर्गाकार है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से साक्ष्य भी मिलता है। यहाँ ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 7 हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। यहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ होता है। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में लकड़ी के पाइप का प्रमाण मिला है। कालीबंगा में दोनों खंड दुर्गों से घिरे थे। यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहरों के समरूप थीं। अब देखते हैं बनावली से क्या क्या मिला या क्या है। यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. विष्ट द्वारा की गई। ठीक, यहाँ से अच्छे किस्म का जौ प्राप्त हुआ। बनावली से तांबे का बाड़ार्ग प्राप्त हुआ। यहाँ से हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ। यह नाली पद्धति का अभाव है यहाँ पर। बनावली की नगर योजना शतरंज के बिसात या जाल के आकार की बनाई गई थी। सड़कें ना तो सीधी मिलती हैं और ना एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ से पत्थर एवं मिट्टी के मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर रोपड़ से क्या मिला हमें। तो रोपड़ कहाँ पर है? तो रोपड़ जो है सतलज नदी के बाएं किनारे, यह पंजाब में स्थित है। 1955 में यहाँ पर खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराई गई। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि रोपड़ की खोज किसने की, तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में किया था। कहाँ पर है? तो पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के बाएं किनारे पर है। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई ऐसा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? रोपड़। यह एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ मिलता है। यानी कि कुत्ते के साथ, यानी कि आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ये मतलब आकृति कहाँ से मिली है? ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो क्या बोलेंगे? रोपड़ से मिले हैं। ठीक, रोपड़ से संस्कृति के 5 स्तर प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं, जैसे हड़प्पा चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी काले पालिश वाले कुषाण गुप्त और मध्यकालीन मृद भांड। ठीक, ये सब प्राप्तें हुई हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। सुरकोटता से क्या प्राप्त हुआ।
तो यह गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। उत्खनन का काम जगपति जोशी के अधीन 1964 में किया गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका खोज किसने किया, जगपति जोशी ने 1964 में किया। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई, साथ ही यहाँ एक अनोखे कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। अब देखते हैं आलमगीरपुर से। हिंडन नदी के किनारे यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1958 में कराई थी। यह हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण को रेखांकित करता है। मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारी युक्त बर्तन मिले हैं यहाँ से। ठीक, अब रंगपुर से देखते हैं क्या क्या मिला। यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यह सूख भादर नदी के समीप है। इसकी खुदाई 1954 में SR राव के द्वारा कराई गई। यहाँ से उत्तर हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। यहाँ धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। यहाँ कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिलता है। अब देखते हैं सूतकांगे डोर से क्या मिला। तो यह स्थल बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन पूछेगा सूतकांगे डोर कहाँ पर है, तो बलूचिस्तान में है। किस नदी के किनारे, दास नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1927 में आर्नस्टाइन के अधीन की गई। ठीक, देखिए इतना नहीं पूछता है, बस इतना पूछेगा आपको किस नदी के किनारे स्थित है, दास नदी कहाँ पर, बलूचिस्तान में। आप देखते हैं यहाँ पे ये खोज, यहाँ से परिपक्व हड़प्पा काल का साक्ष्य मिला। यहाँ से मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अब देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा क्या है, यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मानसर एवं मानहर नदियों के मध्य अवस्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967 या 68 में की, परंतु इसका विस्तृत उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। ठीक, खोज किसी और ने की है, लेकिन इसके बारे में बताया सबसे ज़्यादा किसने है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। यह ऐसा प्रथम नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। पहला क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान था जो कि 3 भागों में विभाजित था, तो वो था धौलावीरा। धौलावीरा था। दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर 3 भागों में विभाजित था। यहाँ से 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय मिले हैं जो एक अंगूठी जल संग्रहण व्यवस्था का चित्र करते हैं। धौलावीरा नगर के दुर्ग भाग एवं मध्यम भाग के मध्य एक भव्य इमारत के अवशेष चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनी हुई सीढ़ियों को इंगित करते हैं। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक सूचना पट का प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं यहाँ पर राखीगढ़ी से क्या मिला। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा नगर है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान द्वारा की गई। राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग इन दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। अब नगर योजन देखते हैं कि कैसे थे यहाँ पे। सिंधु सभ्यता के नगर सुनियोजित ढंग से बरसाए गए थे। इसमें नगर एवं दुर्ग क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण किया गया था। आगे नगरों के निर्माण में शतरंज पद्धति को अपनाया गया था। ठीक, ये भी अपने पढ़ा था। सड़कें सीधी और नगर समान रूप से चौकोर होते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर उन्मुख थीं। नगर कई खंडों में विभक्त थे। कई नगरों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। नगर मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग ऊंचे टीले या चबूतरे पर स्थित था। अधिकांश किलेबंदी इसी भाग में पाई गई है। यह माना जाता है कि यह क्षेत्र राजकीय निवास था। पूर्वी भाग में आम लोगों का निवास करते थे। ठीक, आगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से अनेक भवनों के साक्ष्य मिले हैं। इन नगरों के भवन के निर्माण उच्च कोटि का था। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंट के बने थे। इसके अतिरिक्त लोथल एवं रंगपुर के भवनों में कच्ची ईंट का उपयोग किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे कच्ची ईंट का उपयोग किया गया था। भवन निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता है। सामान्य घरों में 4-5 कमरे होते थे। प्रायः घरों में आंगन, स्नानागार एवं रसोई घर होते थे। मोहनजोदड़ो से सामान्यतः प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की रक्षा प्राचीर कच्ची थी। आगे देखते हैं यहाँ पे प्राचीर कच्ची थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अनाज रखने के लिए अन्नागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है। यह
मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत है। यह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। यह पूर्णतः पक्की ईंट से बना है, जिसमें जिसके इसके फर्श को जल निरोधक बनाने के लिए बिटुमिन एवं जिप्सम का प्रयोग किया गया है। आगे, मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन के साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकार इसकी पहचान सभागार के रूप में करते हैं। यह क्या लिखा हुआ है? यह गढ़ी टीले पर स्थित एक वर्गाकार भवन है। यह 20 स्तंभों पर खड़ा है। लोथल से गोदीबाड़ा एवं धौलावीरा से बावड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा नगर के बावड़ियों पर स्थित है। गोदीबाड़ा नगर के बाहरी भाग में स्थित है। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। धौलावीरा में भूमि के नीचे पत्थरों को काट कर पानी के संचय हेतु बावड़ियों का निर्माण किया गया था। सिंधु सभ्यता में भवनों से जल निकासी के लिए उचित प्रबंध किए गए थे। सड़क के दोनों ओर नालियां बनाई गई थीं। मकानों का गंदा पानी नालियों के माध्यम शहर से बाहर ले जाया जाता था। ये नालियां पक्की ईंटों से निर्मित थीं। इन्हें जोड़ने के लिए चूने एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कृषि। कृषि के बारे में क्या क्या है यहाँ पे। सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन कृषि और व्यापार पर निर्भर था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागारों से यह प्रमाणित होता है कि सभ्यता के लोग अधिशेष उत्पादन करते थे। अधिशेष उत्पादन ही इस काल के व्यापार और नगरीकरण के लिए मुख्य आधार थे। सिंधु सभ्यता के लोग कई कृषि फसलों का उत्पादन करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, कपास, चावल, मटर, खरबूजा, खजूर, तरबूज, सरसों, तेल, राई आदि। लोथल और रंगपुर से चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग खेती के लिए संभवतः हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो हम आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए 5 ही पेज पढ़ते हैं। ठीक, बाकी का हम आगे से कल से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आपको वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक, ताकि जब भी हम आगे वीडियो बनाएं तो देखें कि आप लोगों का कैसा मतलब मिलता है आपका राय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।